बिहार के खगड़िया जिले में जन्मे। तारीख था 5 जुलाई 1946, जिसका राजनीतिक सफरनामा नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फिल्म के डायलॉग पर सटीक जाके बैठता है, और वो डायलॉग शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। जिस जिंदाबादी राजनेता के बारे में आज मैं बखान करने वाला हूँ, के बारे में समा बांधने के पश्चात आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जिसे आधुनिक युग का भीमराव अंबेडकर और भारतीय राजनीति का मानसून वैज्ञानिक कहा जाता है, जिसका नाम रामविलास पासवान है। जी हाँ, ये वही रामविलास पासवान है जो 70 के दशक में यानी 1969 में वह स्टेट पीसीएस का परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के पश्चात वह डीएसपी भी बनते हैं। रामविलास पासवान, उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और खाकी को छोड़कर उन्होंने खादी पहनना पसंद किया। 1975 में जब रामविलास पासवान जेपी आंदोलन से जुड़ते हैं और मौजूदा और उस समय में इमरजेंसी था। इमरजेंसी के पश्चात वह गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तारी होने के पश्चात रामविलास पासवान जब जेल से बाहर निकलते हैं तो ताबड़तोड़ इनकी राजनीति में एंट्री होती है और 1977 में जाकर रामविलास पासवान अपने प्रतिद्वंदी को 4,24,000 वोटों से हराकर भारतीय राजनीति में अपना पैठ जमाना शुरू करते हैं। सन 1984 और 2009 को छोड़कर रामविलास पासवान की सत्ता कभी डगमगाई नहीं। भारतीय राजनीति में मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान कभी कांग्रेस के धुर विरोधी हुआ करते थे तो कभी भारतीय जनता पार्टी को एक सीट से गिराकर अपना नाम ऊंचा किया था। जी हाँ, ये वही स्वाभिमानी रामविलास पासवान है जो दलितों का आवाज बुलंद करते थे और उन्होंने ही दलित सेना का भी गठन किया था। मौजूदा समय में एलजेपी की जो हालत है, इसे हम और आप बाकायदा वाकिफ है। रामविलास पासवान का परिवारवाद का चलन और एक नया राजनीतिक पार्टी का गठन करना 2000 वर्ष में सफल होता है। रामविलास पासवान जनता दल से अलग होकर जेडीयू में गए और जेडीयू से जब उन्होंने अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसके मुख्य घटक रामविलास पासवान खुद थे, एक सरल लकीर खींचकर राजनीति करने वाले रामविलास पासवान की बंगला आज टूटकर बिखर हो गया है। औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दूं और आइडिया सिटी से मैं सानू झा। आइए अब बड़े तफसील से मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं कि बंगला में इतना बड़ा ध्रुवीकरण क्यों हुआ और उस ध्रुवीकरण के शिकार हुए रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान। जी हाँ, ये वही चिराग पासवान है जो पहले कभी बॉलीवुड में एंट्री किया था और एक फिल्म फ्लॉप होने के पश्चात उन्होंने राजनीति में अपना पैठ जमाना शुरू किया। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के साथ प्रिंस पासवान उनके चचेरे भाई जो रामचंद्र पासवान के बेटे होते हैं। कई दफा रामचंद्र पासवान पे भी गहरी अपराध का इल्जाम दिया गया, लेकिन राजनीति में सजग होने वाले रामविलास पासवान ने उसे सिरे से खारिज करवा दिया। प्रिंस पासवान स्वाति नाम की एक लड़की के साथ यौन शोषण करते हैं और उन्हें बहकावा देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी भी कर लूंगा, और शुक्र मनाइए कि उस लड़की ने भी उनके साथ हम बिस्तर होने का फरमान स्वीकार किया और उस लड़की अभी बार सड़कों पर भटक रही है। ये एक अलग ही मुद्दा है। आइए हम तफसील से समझाते हैं कि बंगला में इतना बड़ा ध्रुवीकरण क्यों हुआ। बंगला में ध्रुवीकरण इसीलिए किया गया क्योंकि पशुपति पारस नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से और जेडीयू के साथ बगावती मोर्चा खोले। जहां एक तरफ चिराग पासवान का कहना है कि हमारी पार्टी 6 से 7 सीटों पर लड़ रही थी और मैंने अपना कुनबा बड़ा किया और 25 लाख से भी ज्यादा वोट हमें मिला, लेकिन पशुपति पारस का कहना है कि ये सारी चीज अतार्किक है। पशुपति पारस कहते हैं कि मैं कभी भी किसी भी नेता का क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, तब अब आपको विपक्ष में होने का कोई अधिकार नहीं है। पशुपति पारस का कहना था कि मैं चिराग पासवान को कहता था कि तुम एनडीए के साथ बगावत मत करो, लेकिन चिराग पासवान नहीं सुने। पशुपति पारस एक और कहते हैं कि जहां लोग हमारे पार्टी के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का हनन होता था, जिसके कारण मैं चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष से निरस्त करता हूं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उन्होंने अपना एक कानून बनाया, दल बदल कानून, और उन्होंने कहा कि 2/3 बहुमत जिस पार्टी के पास होगा उस पार्टी का सरकार बनेगा। पशुपति पारस अपने पार्टी के 6 सांसदों में से 5 सांसद के साथ अपना सहमति लेते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष के पास जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला उस पर
उस पर तहकीकात करते हैं और मौजूदा समय में पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री भी बना दिया है। अगर गाहे बगाहे देखा जाए तो ये राजनीति सफरनामा और इतना बड़ा ध्रुवीकरण ये मंत्रिमंडल के लिए ही हुआ था, जहाँ एक और चिराग पासवान का कहना है कि चाचा हमें एक बार बोल देते कि ये मुझे मंत्री बनना है तो मैं उन्हें खुशी खुशी ये मंत्री पद को दे देता, लेकिन राजनीति में इतना कुछ हो जाना और इतनी बड़ी घटना घट जाना ये एक बड़ा ही तहकीकात करने का मामला है, बड़ा ही संवेदनशील मामला है। जहां चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि मैं अपने गुट को बड़ा करना चाहता था, मुझे अपने पहले वाले स्ट्रेटेजी पे नहीं चलना था, मैं एलजेपी को बड़ा करना चाहता था। और मौजूदा समय में चिराग पासवान ने एक यात्रा निकाला है जिस यात्रा का नाम आशीर्वाद यात्रा दिया गया है। इस यात्रा से चिराग पासवान बिहार के तमाम जिलों में उतरेंगे और जमीनी राजनीति करना शुरू कर देंगे। इधर लालू यादव के पार्टी आरजेडी सुप्रीमो तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि चिराग पासवान हमारे साथ आ जाइए, हम दोनों युवा हैं और भारत की तकदीर के लकीर हम दोनों खींचेंगे। तो बगावती कीरा काटना 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तभी ये कीरा चिराग पासवान को काट लिया था। चिराग पासवान के वजह से ही जेडीयू थर्ड पार्टी के रूप में उभरी और फर्स्ट पार्टी के रूप में राजद तो सेकंड पार्टी के रूप में, जिसका कभी वजूद भी नहीं था, वो नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी बीजेपी, और जो कभी नंबर 1 और नंबर 2 पर रहने वाली जेडीयू आज वो तीसरे नंबर पर 40 से 42 सीटों पर राज कर रही है। इसीलिए ये सरकार कभी भी गिरने और कभी भी उठने के संयोग हमेशा संजोता रहता है। और ये संयोग ऐसा बनता है कि इस पर जीतन राम मांझी के साथ साथ सहनी भी इस पर कटाक्ष करते रहते हैं। तो कभी ये लगता रहता है कि मौजूदा समय में जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, यह सरकार कभी भी गिर जाएगी और ये गिर जाने का सफरनामा का श्रेय चिराग पासवान को ही जाता है। चिराग पासवान अगर ना होते तो आज चिराग पासवान के पार्टी के पास जो एक सीट था वह सीट कभी 10 सीट में भी बदल सकता था अगर वो एनडीए गठबंधन के साझेदारी में रहते, लेकिन उन्हें बगावती कीड़ा काट लिया था और वो बगावत करने के लिए तैयार हो गए। जहाँ एक और पशुपति पारस ये भी कहते हैं कि मुझे नीतीश कुमार विकास पुरुष देखने में लगते हैं और उनका कार्य भी विकासीय होता है, तो इसीलिए मैं एलजेपी को नीतीश कुमार के सानिध्य में देता हूँ। हालांकि विलय नहीं हुआ है, ये गठबंधन सरकार है जिसमें पशुपति पारस मौजूदा समय में अभी केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और पशुपति पारस का यही कहना था कि अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के साथ बगावत ना करते तो आज जिस तरह से मौजूदा समय में एलजेपी की जो स्थिति है उस स्थिति से आज बड़े स्थिति होता। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये पार्टी चिराग पासवान का है। कभी एक और चिराग पासवान ये कहते हैं कि 90% लोग हमारे पक्ष में है, पार्टी के वरीय अधिकारी के साथ साथ वरीय नेता भी हमारे पक्ष में है, लेकिन पशुपति पारस का एक और कहना है कि संवैधानिक पार्टी पद पर अभी पशुपति पारस हैं और पशुपति पारस का कहना यही है कि अगर बगावती उन्होंने एनडीए के साथ नहीं किया रहता तो आज एलजेपी के पास कम से कम 10 विधायक तो होते ही। लेकिन एक और चिराग पासवान का कहना है कि मैं अपनी कुनबा को बड़ा कर रहा था। हिंदी में एक कहावत है, कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये रोड़ा और पत्थर जनता को मैं श्रेय देता हूँ और भानुमति अभी चिराग पासवान है। चिराग पासवान भानुमति की तरह जनता को जुटाने में लग गए हैं। देखने वाली बात यह है कि कब जनता उनके साथ आती है और जनता साथ आने के पश्चात चिराग पासवान का मौजूदा समय में जमीनी राजनीति का भविष्य क्या होगा, ये बड़ा ही दृष्टव्य और इससे जो निकले हुए तमाम प्रश्न प्रश्नव्य होंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। ये अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।